चुका। कमांडर के बदले जाने में ही एक दिन से ज्यादा का वक्त लग गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई और उनका अटैक कमजोर पड़ गया। इतना वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एकजुट होकर बेटर स्ट्रैटेजी से काउंटर अटैक प्लान करने के लिए काफी था। मौके की नजाकत को समझते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपने हमले तेज कर यहाँ के कई मोर्चों पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपने से कई गुना बेहतर पाकिस्तानी F-86 सेबर को शॉट डाउन कर दिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया था। 5 सितंबर तक यहाँ घमासान लड़ाई चलती रही, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को छम में ही रोककर उसके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को भी फेल कर दिया। धीरे धीरे भारत को लीड हासिल करते देख पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा था। अपनी सेना को मजबूत स्थिति में पाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण करने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट पर कब्जा जमाने के मकसद से पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस मामले को लेकर क्लूलेस था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना किसी खास रुकावट के तेजी से आगे बढ़ती चली गई और कुछ ही घंटों में लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इंडियन आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन इचोगिल कैनाल को पार करके पाकिस्तान के बटापुर तक घुस जाती है। 15th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे से एक टैंक रेजिमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, जो शर्मन टैंक से लैस था। कुछ ही समय में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक पहुंचकर एक गांव में अपना डेरा डाल लिया। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान नींद से जागा, तब उसे पता चला कि भारतीय सेना उसके सर पर बैठी हुई है। भारतीय सेना के लाहौर में घुस आने की खबर जब आयूब खान को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद उन्हें ये यकीन दिलाने में लगे हुए थे कि भारत कभी भी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं उनकी सोच से परे इंडियन आर्मी लाहौर के नियर बाय विलेजेस को अपने कंट्रोल में करती जा रही थी, जिसका अगला टारगेट बुर्की विलेज था, जो लाहौर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर था। लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए बुर्की के आसपास की कई बस्तियों और बंकरों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बुर्की विलेज अभी भी उनकी पकड़ से दूर था, जिसे सेफगार्ड करने वहां पाकिस्तानी आर्मी भी यहां पहुंची थी, जो चप्पे चप्पे पर आर्टिलरी और टैंक तैनात कर भारतीय सेना के साथ दो हाथ करने लगी। वही 6 सितंबर के ही दिन से भारत की एक दूसरी सैन्य टुकड़ी 3 जाट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेडे के नेतृत्व में डोगराई की ओर बढ़ी चली आ रही थी। डोगराई से ग्रैंड ट्रंक रोड सीधे लाहौर तक जाता था, इसलिए डोगराई को कैप्चर कर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को मिल रही सभी सप्लाईज को रोक देना चाहती थी। 3 जाट रेजिमेंट ने दुश्मन की कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए जल्दी ही डोगराई पर अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी आर्मी इस अनएक्सपेक्टेड हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन डोगराई पर इंडियन आर्मी का कब्जा होता देख पाकिस्तान ने भी मोर्चा संभालते हुए यहां हवाई हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के जबरदस्त पलटवार से जल्दी ही भारतीय सैनिकों को डोगराई से पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने डोगराई को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए डोगराई के ही पास संतपुरा विलेज में कब्जा जमाए रखा। यहाँ से इंडियन आर्मी का फोकस डाइवर्ट करने के लिए उसी रात पाकिस्तान ने अपने 180 ट्रूपर्स को C-130 हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट जेट्स के जरिए भारत के पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंडियन फोर्सेस पहले से ही इस हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जेट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय पायलटों ने दुश्मन के कई लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान के हवाई हमलों की गति कमजोर पड़ने लगी। हमले की सूचना पाकर लोकल पुलिस भी सेना का साथ देने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी कमांडोज का हाल ये हुआ कि 180 में से केवल 20 कमांडोज ही वापस पाकिस्तान जा सके, जबकि 22 मारे गए और 138 को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई प्रॉपर ब्रीफिंग और एडिक्वेट प्लानिंग न होना था। वो हमला करने की जल्दबाजी में एक के बाद एक कई मोर्चों पर भारतीय सेनाओं से शिकस्त खा रहा था। ऐसे ही पाकिस्तान ने 7 सितंबर को नेवल वेसल्स की मदद से गुजरात के द्वारका शहर में भारी बॉम्बार्डमेंट करके ऑपरेशन द्वारका की शुरुआत कर दी।
ऐसा करके पाकिस्तान नदन फ्रंट पर भारी पड़ रही इंडियन एयरफोर्स का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान यहाँ इंडियन नेवी के रेडार इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन इस हमले का भी पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इंडिया इस वॉर में नेवी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी नेवी के इस हमले पर इंडियन नेवी ने जल्दी ही काबू पा लिया। हालांकि इस हमले में इंडियन नेवी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसलिए इस वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नेवी को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके लिए बाद में कई गुना बजट भी बढ़ाया गया। वहीं इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 सितंबर को एक नया दांव खेलते हुए ऑपरेशन वाइंड अप की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान लाहौर और सियालकोट के मोर्चे पर भारतीय सेना को रोकने के साथ साथ भारतीय सीमा में घुसकर पंजाब के अमृतसर और राजस्थान के मुनाबाव पर कब्जा जमाना चाहता था। इसी मोटिव के साथ जहां उसकी एक सैन्य टुकड़ी अमृतसर की तरफ कूच करने लगी, तो वही एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी राजस्थान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस कर यहां मुनाबाव में भारतीय पुलिस चौकियों पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही थी। पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना की 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इस चौकी पर तैनात राजस्थान पुलिस को सपोर्ट करने आ पहुंची। भारतीय सैनिकों ने 24 घंटे तक बहादुरी से यहां मोर्चा संभाले रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी और हमलों के चलते स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। यहां उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था, इसलिए एक और रेजिमेंट को यहां मदद के लिए भेजा गया। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरे क्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए और गदरा रोड रेलवे स्टेशन के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ आ रही ट्रेन पर भी हमला कर उसे वहीं रोक दिया। इससे यहां लड़ रही 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कमजोर पड़ गई और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने मुनाबाव को अपने कब्जे में ले लिया। वही पाकिस्तान की दूसरी सैन्य टुकड़ी 1 आर्म डिवीजन अपने पैटर्न टैंक से गोले बरसाते हुए पंजाब के खेमखरन सेक्टर में आगे बढ़ने लगी। यह हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके तेज आवाजों से थर्रा उठे। जल्दी ही ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने आगे बढ़कर यहाँ मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तानी अटैक को कमजोर करने के लिए उनके पैटर्न टैंकों को रोकना सबसे जरूरी था। इसलिए ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने इसके लिए एक शानदार प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एयर सपोर्ट की मांग की, जिसके बाद भारतीय पायलटों ने आर्मी को बैकअप देने के साथ साथ दुश्मनों के टैंकों को रॉकेट्स के सहारे बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने खेमकरन के खेतों में पानी भरने के लिए वहां की एक नहर को खोल दिया, जिससे यहाँ की मिट्टी जल्दी ही कीचड़ में बदल गई और पाकिस्तानी टैंक उसमें फंसकर अपनी तेजी खो बैठे। इंडियन फोर्सेस ने इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन और उसके टैंकों पर जोरदार धावा बोल दिया। इस तरह 9 सितंबर तक इंडियन फोर्सेस ने यहाँ खेमकरन गांव में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। यहाँ मेजर अब्दुल हामिद ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। वो अपनी जीप में सवार होकर पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने के लिए उसके कमजोर हिस्सों पर सटीक निशाना लगाते। इस शानदार टैक्टिक का ये असर हुआ कि एक दिन के भीतर उन्होंने अकेले ही 7 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी क्रम में 10 सितंबर को वो एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के गोले का शिकार होकर शहीद हो गए। आगे चलकर उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी इस शानदार टैक्टिक को दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनाया और 97 पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर यहां एक बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लार्जेस्ट टैंक बैटल को बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस वॉर की दिशा को काफी हद तक भारत के पक्ष में कर दिया था। वहीं लाहौर के पास मौजूद बुर्की को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारतीय सैनिकों की कोशिश रंग ले आई थी और उन्होंने 9 सितंबर तक बुर्की मोर्चे के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस जीत के बाद भारतीय सेना ने यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनके बंकरों को तहस नहस कर अपने विजय के प्रतीक के रूप में वहां तिरंगा फहरा दिया।
कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर जीत से उत्साहित भारतीय सेना अपने अगले टारगेट सियालकोट की तरफ मूव कर गई। 10 सितंबर को भारतीय सेना की फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर खेमकरण सिंह और मेजर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सियालकोट के फिलौरा पर आक्रमण कर दिया। इस मोर्चे पर भारतीय सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक आपस में भिड़ गए। भारतीय सैनिकों को पैटर्न टैंक्स को खत्म करने का तरीका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने यहाँ भी बैटल ऑफ असल उत्तर की टैक्टिक्स को अपनाते हुए 11 सितंबर तक 66 पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह से बर्बाद कर बैटल ऑफ फिलौरा को भी जीत लिया। लेकिन इस जीत में जहां कई इंडियन सोल्जर्स की कुर्बानी शामिल थी, तो वही सबसे अहम भूमिका निभाने वाले